कल क्लास में हमने बात किया था कि किस तरह वर्ल्ड वार हुआ है, उसका रिजल्ट क्या पड़ा है, और वर्ल्ड बिटवीन टू मेजर वार्स, दो वार के बीच में क्या स्थिति रहा था कल का, करेक्ट। और आज हम लोग जानेंगे नोट्स के बारे में, माइन्यूट डिटेल्स के बारे में, क्या स्थिति उस समय बना यूरोपियन कंट्रीज़ में जिसके वजह से इतना बड़ा वार हो गया, करेक्ट। तो चेंजेस दैट टुक प्लेस इन यूरोप प्रायर टू वर्ल्ड वार फर्स्ट, दैट इज अ कॉलोनाइजम, क्या है कॉलोनाइजेशन, वही इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। देखो, कॉलोनिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी ओवर अनदर टेरिटरी बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नेशंस का सॉवरेनिटी है कि यहाँ तक हमारा टेरिटरी है, उस टेरिटरी को हम जब बढ़ा देते हैं और हम दूसरे के टेरिटरी में घुस जाते हैं, अपने बॉर्डर एरियाज़ को एक्सपांड करके दूसरे एरियाज़ में घुस जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉलोनिज्म बोलते हैं। कॉलोनाइजर्स जनरली डोमिनेट द रिसोर्सेज, लेबर एंड मार्केट ऑफ द कॉलोनियल टेरिटरी। जिस टेरिटरी को वो एक्वायर्ड करते हैं, उस टेरिटरी को क्या चीज़ से वो डोमिनेट करते हैं, उसका जो भी रिसोर्सेज है जहाँ पे किए हैं, कॉलोनी बनाए हैं, उसका लेबर है, जैसे ह्यूमन बींग को यूज़ किया जाता है एज अ लेबर। जानते हो कि जैसे अफ्रीका में आया था तो अफ्रीका से लोग ले गए, तो वहाँ पे अमेरिका में क्या किया गया, इंडिया से भी लेबर लेके गए थे, उसके लिए कॉमन कॉज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता लोग भी काम किए थे, मॉडरेट्स लोग भी काम किए थे, ये भी जानते हो तुम लोग। और मार्केट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉलोनी का, क्योंकि मार्केट क्या है, बाद में जितने भी प्रोडक्ट्स बनेगा वो मार्केट के रूप में काम आएगा कॉलोनी का। तो ये तुम्हारा कॉलोनिज्म है। देखो, कॉलोनिज्म और इंपेरियलिज्म ये भी एक टॉपिक है तुम्हारा सिविल सर्विस का, और ये जो टॉपिक है ये ऑप्शनल के लिए भी है, साथ साथ तुम्हारे मेंस के लिए भी है। तो कॉलोनाइजेशन, इंपेरियलिज्म ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट से भी। अब देखो, दे ऑल्सो इम्पोज सोशियो कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑन द कॉन्क्वेर्ड पॉपुलेशन, है ना। तो अपना ही विचारधारा वहाँ पे थोप देगा, सोशियो कल्चरल नया चीज़ रख देगा, रिलीजियस लाइन वहाँ क्रिश्चियनिटी जहाँ जाएगा क्रिश्चियनिटी फैलाएगा, क्रिश्चियनिटी मिशनरी जाएंगे, लिंग्विस्टिक अपना ही लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन गया तो जर्मन लैंग्वेज। तो यूरोपियन कॉलोनिज्म बिगेन इन द 18th and 15th सेंचुरी विद द एज ऑफ डिस्कवरी। जब एज ऑफ डिस्कवरी हुआ, एज ऑफ इनलाइटमेंट हुआ, नए नए मरीना कंपास बन रहा है, तो एक वर्ल्ड में पूरी तरीके से क्या हुआ, एक दौर आया कि सब मैड रेस में दौड़ रहे हैं। तो 15th सेंचुरी ही वो समय था एज ऑफ डिस्कवरी का। दिस वॉज लेड बाय द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश एक्सप्लोरेशन ऑफ द अमेरिकाज। और जानते हो पोर्टुगीज़ और स्पेनिश का क्या रोल रहा है साउथ अमेरिका स्पेशली, उस कंटिनेंट में, उसके बारे में भी चर्चा की ही थे क्लास में। और ऐसा कहाँ कहाँ गया, देखो अफ्रीका कोस्ट में क्यों पोर्टुगीज़ के लिए बोल दिया जाए कि आप इधर से जाओगे, स्पेन के लिए बोला है कि आप इधर जाओगे, बीच में एक फरमान जारी होगा, जानती हो किंग करता है, पोप करके किंग है वो करता है, हमने बताया था एज ऑफ इनलाइटमेंट सब में। तो इस तरह अमेरिकाज का एक्सप्लोरेशन होना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का एक्सप्लोरेशन होना, अफ्रीकन कोस्ट का एक्सप्लोरेशन होना, मिडल ईस्ट का, इंडिया का और ईस्ट एशिया का। जाने हम ईस्ट एशिया में भी जो आज आसियन कंट्री देखते हो, इसमें भी अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अपना रोल रहा था। फ्रेंच डच कैसे आए थे, कोई बैटल बताए थे जहाँ पे इंग्लिश को बोला कि आप जाइए, आप उधर संभालिए, हम इधर संभालेंगे। वो कौन सा बैटल था, ये इंडोनेशिया? हाँ इंडोनेशिया का जो बैटल था, अम्बोना, हाँ अम्बोना, बिल्कुल। बाय 17th सेंचुरी इंग्लैंड, फ्रांस एंड होलैंड सक्सेसफुली, यानी कि नीदरलैंड सक्सेसफुली इस्टेब्लिश देयर ओन ओवरसीज एम्पायर। और ये जो 15th सेंचुरी जो स्टार्ट किया पोर्टुगीज़ और स्पेन ने, उसके बाद आस्ते आस्ते बड़े बड़े पावर भी जुड़ते गए, हॉलैंड गए, इंग्लैंड हुए, फ्रांस हुए, काफ़ी ओवरसीज एम्पायर अपना क्रिएट कर लिए थे इन डायरेक्ट कंपटीशन विद ईच अदर एंड दो सब स्पेन एंड पोर्टुगीज़। हाँ, पोर्टुगल और स्पेन का देखा देखी ये सब आगे बढ़ा, अंतिम में तो इंग्लैंड सबसे आगे निकल गया, करेक्ट बात है। ओवरसीज एम्पायर लोग क्रिएट हुआ, उसमें एक इंडिया भी आता है। हाँ, मैं जानकारी के लिए तुम लोग को बता दूँ, तुम लोग का पेपर बन चुका है, ठीक है, अभी मैंने कंप्लीट कर दिया, और मैंने 10 क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है ना, मैंने 5 क्वेश्चन कर दिया उसको रिड्यूस करके, और जितना तक मैंने सिलेबस तुम लोगों को पढ़ाया है बिल्कुल उतना ही तक है उसका। हो सकता है उससे थोड़ा ऊपर भी है, वो आंसर दे सकोगे तुम लोग, ऐसा मेरा मानना है। और रटोगे तो नहीं होगा, एक कम्प्रीहेंसिव व्यू पॉइंट से ही आंसर दे पाओगे उसको, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तैयार हो चुका है, पाँचों क्वेश्चन 250 वर्ड्स में देने हैं, और 15 नंबर है पाँचों क्वेश्चन का, यानी कि 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब 5 क्वेश्चन यदि मैं पूछ रहा हूँ संडे को,
तो जाहिर सी बात है तुम लोग को मैं टाइम कितना दूंगा, 1.5 घंटा। इसलिए तुम लोग का जो स्टैंडर्ड टाइम होगा 9:45 को यहाँ पहुँचोगे और 10 बजे से टेस्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए 9:30 नहीं बोलना फिर रामानंद जी लेट ही आएंगे। अब उसके बाद इसमें हमारा स्ट्रक्चर ख़राब हो वो हम नहीं चाहेंगे। तो तुम लोग 9:45 को पहुँचो और 10 बजे से तुम लोग का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। 10 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 11:30 तक एग्ज़ाम दो अपना कंप्लीट। एक टाइम ज़्यादा भी नहीं देंगे, 1 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं देंगे। 1.5 घंटा में यू हैव टू राइट 5 एसेस, 5 मेंस क्वेश्चंस। 1.5 घंटा इनफ है। 15 मिनट जोड़ो तो कितना हुआ, 15, 1 घंटा 15, यानी कि 15 मिनट तुमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है तुमको। यस सर। तो बात समझिए कि किस तरह स्पेन और पोर्टुगल्स का रहा है, किस तरह ये गया। देखो, स्पेन एंड पोर्टुगल वर वीकेंड आफ्टर द लॉस ऑफ देयर न्यू वर्ल्ड कॉलोनीज। अब देखो स्पेन और पोर्टुगल लॉस हो गया, क्यों? क्योंकि शुरू में तो इसने कर दिया, बाद में इंग्लैंड और फ्रांस सब कैप्चर कर लिया इसका एरिया सब। हम कनाडा का भी एग्जांपल देखते हैं, हमने यूएस का एग्जांपल देखा, नीचे भी पूरी तरीके से डोमिनेंस हो गया। तो न्यू वर्ल्ड कॉलोनीज क्या हुआ, नए नए बनने की वजह से स्पेन और पोर्टुगल का जो दबदबा था वो खत्म हो गया। बट ब्रिटेन, फ्रांस एंड हॉलैंड टर्न देयर अटेंशन टू द ओल्ड वर्ल्ड स्पेशली। अब देखो न्यू वर्ल्ड किसको कहा जा रहा है? न्यू वर्ल्ड मतलब अमेरिका जो नया हुआ है, अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जा रहा था ना, कि क्योंकि कोई गया ही नहीं था वहाँ पे, नया पहली बार एक्सप्लोरेशन हुआ। मगर अनलाइक पोर्टुगल और स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड ने फोकस किया वो ओल्ड वर्ल्ड पे, पुराना वर्ल्ड पे। पुराना वर्ल्ड यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? अफ्रीकन को, एशिया को। बात समझ रहे हो ना? तो बट ब्रिटेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड टर्न देयर अटेंशन टू द ओल्ड वर्ल्ड, दैट इज साउथ अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया वेयर कॉलोनीज वेयर इस्टाब्लिश। जहाँ कॉलोनीज इस्टाब्लिश किया उसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जा रहा है, पुराना दुनिया कहा जा रहा है। और उसका दबदबा खत्म हो गया, पोर्टुगीज और स्पेन का दबदबा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो ओल्ड वर्ल्ड है जिसको कह रहे हो, ये ट्रेड का बहुत बड़ा घर है। और समझे ना, बहुत बड़ा ट्रेड। देखो साउथ ईस्ट एशिया इक्वेटोरियल पट्टी में कितना कुछ है उसमें, है ना। उसमें स्पाइसेस जानते हैं, इंडोनेशिया से स्पाइसेस कितना फेमस है। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द 19th सेंचुरी लेड व्हाट हैज टर्म द एरा ऑफ न्यू इम्पेरियलिज्म। ये 19th सेंचुरी का जो था 1850 के बाद स्पेशली जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये एक और नया जारी किया कि इम्पेरियलिज्म होगा ही होगा। कि कॉलोनी जब तक नहीं बनेंगे तब तक मार्केट का रॉ मटेरियल और मार्केट कैसे काम आएगा। वो एक प्लेटफॉर्म है फॉर सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, फॉर हैविंग बिग मार्केट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसकी वजह से इम्पेरियलिज्म इतना फैला है वर्ल्ड में, कॉलोनिज्म इतना फैला है। द फाइट अमंग द यूरोपियन कंट्रीज टू कंट्रोल द एस्टाब्लिश न्यू कॉलोनीज लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सही बात है, जो इच्छा है कि हम करेंगे कॉलोनीज बनाएंगे, यही रीज़न रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। क्योंकि हमने जर्मनी का साफ साफ एग्जाम्पल देखा था कि बिस्मार्क, जब तक बिस्मार्क रहे हैं वो बोले कि नहीं फैलाएंगे, जर्मनी को आगे नहीं ले जाएंगे, टेरिटोरियल एक्सपांसन के लिए वो नहीं जाएंगे। मैं जैसे ही एम्बिशियस जो किंग आए, सक्सेसर जो किंग आए थे 4 के बाद जो दूसरे वाले आए थे, उन्होंने काम गड़बड़ा दिया, रसिया के साथ अलायंस टूट गया। उसके बाद तुम जानते ही हो क्या हुआ। तो और देखो कॉलोनिज्म में और क्या क्या हुआ, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनीज। अब देखो ये समझना होगा तुम लोग को बहुत ज़्यादा। देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन तुम बाद में दूसरी जगह भी कोट कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं था कि कॉलोनी जो बनाया था सेम टाइप का था, अलग अलग टाइप था। कोई कॉलोनीज था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बात करते थे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया भी कॉलोनी था, वहाँ रहने के लिए कॉलोनी था, वहाँ डंप करने के लिए था। तो कॉलोनीज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे बोला एक सेटलर कॉलोनीज है जहाँ पे सेटल होंगे ये लोग। देखो सेटलर कॉलोनीज सच एज द ओरिजिनल 13 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो 13 कॉलोनीज था वो सेटलर है, क्योंकि लोग यूरोपियंस स्पेशली ब्रिटिश वहाँ पे जाकर बस गए थे। कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अर्जेंटीना हो गया। अराउज फ्रॉम द इमिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री। ये कैसे यहाँ पे तबका आया कि यूरोपियन कंट्री से आया और वहाँ बस गया, इसलिए बन गया। इसलिए भी घोड़े अभी भी दिखते हैं हमको, ऑस्ट्रेलिया में भी पूरा घोड़े ही दिखते हैं। तो इसको बोलते हैं सेटलर कॉलोनी, जहाँ पे सेटल हो गए थे जाके ये लोग, यूरोपियंस लोग। दूसरा देखो कॉलोनी ऑफ डिपेंडेंसी। अब दूसरा होता है कॉलोनी ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब क्या होता है, देखो कॉलोनी ऑफ डिपेंडेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द कॉन्क्वेस्ट बाय फॉरेन कंट्रीज। अब फॉरेन कंट्रीज ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया उस कॉलोनी पे, और क्या हो रहा है एग्जांपल देखो, जैसे ब्रिटिश इंडिया हो गया, डच इंडोनेशिया हो गया, यानी कि इंडिया का ब्रिटिश लेगा। अब इंडिया में तो लोग तो बदले नहीं ना, इंडियंस ही रहे। यहाँ पे तो क्या है कि पूरा लोग ही डिफरेंट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में पूरा नया आदमी, यानी कि इंग्लिश ही आदमी, और वहाँ पे क्या है कि 13 कॉलोनी से पूरा इंग्लिश ही आदमी, न्यूजीलैंड में पूरा इंग्लिश ही आदमी।
बात समझे, पूरा इंग्लिश है, उसको बोले बस गए और वही कंट्री बना लिया बाद में जाके। मैं इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में इंडियंस लोग हैं तब यहाँ, यानी कि कॉलोनीज ऑफ डिपेंडेंसी, यानी कि समझ रहे हो ना, यानी कि कॉलोनी है डिपेंडेंसी के लिए, यानी कि बड़ा मार्केट के तौर पे काम करेगा वो कॉलोनी। इंडिया बड़ा मार्केट के तौर पे काम करेगा ब्रिटिश के लिए, बड़ा रॉ मटेरियल के तौर पे काम करेगा, डैट इज़ अ कॉलोनी ऑफ डिपेंडेंसी। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया हो गया, डच इंडोनेशिया हो गया, इसके बारे में बोले थे। जैसे फ्रेंच इंडो चाइना हो गया, यानी कि फ्रेंच का दोनों जगह था, चाइना में भी था तुम्हारा, और जैपनीज कॉलोनियल एम्पायर जापान का ही मंचूरिया रीजन सब में था, जानते हो। तो वहाँ पे लोग तो चाइनीज़ लोग मरे तो नहीं ना, चाइनीज़ लोग ख़त्म तो नहीं हुए ना, बस एक्सपांसन है। अब देखो एक प्लांटेशन कॉलोनीज है, ये भी जानते हो। प्लांटेशन कॉलोनीज मतलब क्या है? प्लांटेशन कॉलोनीज है जैसा बारबाडोस, सेंट डोमिंगियोस एंड जमाइका, वेयर द वाइट कॉलोनाइजर इंपोर्टेड ब्लैक स्लेव, जहाँ पे ब्लैक स्लेव को बुलाया गया, अफ्रीका से ले जाकर वहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। हु रैपिडली बिगेन टू आउट नंबर देयर ओन ओनर्स, लेड टू माइनॉरिटी रूल सिमिलरली टू डिपेंडेंट, यानी कि वहाँ पे आके ब्लैक को आके बसा दिया और बड़ा, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, जैसे यूएस का सदर, कौन सा यूएस का सदर, हाँ, मतलब उसमें तो पहले से भी लोग हैं ना, यहाँ तो ऑल टुगेदर माइग्रेंट लेबर लोग को ला के हम नया बना दिए। तो वही बोला प्लांटेशन कॉलोनी से, जैसे देखो बारबाडोस है, सेंट डोमिंगियोस है, जमाइका, वेयर द वाइट कॉलोनाइजर इंपोर्टेड, जहाँ पे वाइट कॉलोनाइजर है जो वो कंट्री को डेवलप किया था, जो खोजा था, उसने क्या किया कि ब्लैक को बुलाया, ब्लैक को रखा। हु रैपिडली बिगेन टू आउट नंबर द ओनर्स, ब्लैक वाइट आदमी जो वाइट कलर वाला था उसको ही सरपास कर दिया बाय नंबर, इतना जनसंख्या बढ़ गया इसका, बात समझे ना। एंड लेड टू माइनॉरिटी रूल, लेकिन कॉलोनाइजर का ही रूल हो गया, समझे ना। एंड सिमिलर टू ये भी डिपेंडेंसी होगा, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से प्लांटेशन आपका चल रहा है, ब्लैक लोग काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में काम आ रहा है, ये भी पूरी तरीके से सबऑर्डिनेट हो गया ब्रिटिश का, यूरोपियन पावर्स का। तो समझ रहे हो ना। तो इस टाइप के 3 टाइप के कॉलोनिज्म हुआ है, एक सेकुलर कॉलोनीज बना है, एक कॉलोनीज ऑफ डिपेंडेंसी बना है, एक प्लांटेशन कॉलोनीज बना है, वो भी कॉलोनीज ऑफ डिपेंडेंसी ही हुआ। हाँ, ऑल टुगेदर नहीं आया क्योंकि आउट नंबर हो गया, बढ़ गया, माइग्रेशन ही बढ़ गया। अब देखो इम्पेरियलिज्म, अब हमने बोला कॉलोनिज्म से ही इम्पेरियलिज्म होगा। देखो इम्पेरियलिज्म इज अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रोल और अथॉरिटी ओवर कॉलोनाइज कंट्री। अब देखो इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या है? कॉलोनी बना लिए। कॉलोनी मतलब क्या हुआ? कॉलोनिज्म मतलब क्या होता है कि हमने अपना सॉवरेनिटी को एक्सटेंड करके दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी तक पहुंच गए, दैट इज अ कॉलोनिज्म। अब इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या है? देखो कई लोग को लगता है सेम है, सेम नहीं है दोनों, एक का रिजल्ट दूसरा है, फिर दूसरा का रिजल्ट पहला है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इम्पेरियलिज्म मतलब पॉलिसी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और अथॉरिटी बनाते हैं, अपना अथॉरिटी, यस ये हमारा है, क्या कॉलोनी मेरा है, तो यहाँ पे जो पावर करने का जो रूल होगा वो मेरा होगा, रूल हम बनाएंगे इस कंट्री को गवर्न करने के लिए। द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ नेशंस डोमिनेंस ओवर डिस्टेंस लैंड। वही बोल रहे हैं, ये टर्म जो है इम्पेरियलिज्म जो शब्द है ये इसलिए यूज़ किया था कि यस ये जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, लॉ है, ये लॉ क्या है, मेरा डोमिनेंस रहेगा ताकि हम रूल कर सकेंगे। अब बताओ इंग्लैंड में लॉ बन रहा है और उसका जारी हो रहा है तुम्हारा कहाँ पे, इंडिया में। इंग्लैंड में रूल बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया पे लग रहा है, इंडिया में रूल बन रहा है दूसरी जगह पर लग रहा है, सॉरी इंग्लैंड में रूल बन रहा है दूसरी जगह पर लग रहा है। व्हाट डज इट मीन? ऑथोरिटी आप कमांड कर रहे हो। जब आप सॉवरेन अथॉरिटी जब कंट्रोल करते हो, आप कोऑर्डिनेट करते हो, कंट्रोल करते हो, तो अथॉरिटी को कंट्रोल करने को इम्पेरियलिज्म कहते हैं। कॉलोनी बना ली है, उसको रूल करना है, जो व्यवस्था करना है, जैसे इम्पेरियलिज्म। समझ के बात को। एज ऑफ इम्पेरियलिज्म देखो, अब ये समझना होगा कि डिफरेंट इम्पेरियलिज्म हुआ है। ओल्ड इम्पेरियलिज्म भी था, पहले समझना होगा तुमको कि एज ऑफ इम्पेरियलिज्म यूजुअली रिफर्स टू द ओल्ड इम्पेरियलिज्म पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1860 व्हेन मेजर यूरोपियन पावर स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग द अदर कंटिनेंट। बोला कि ये जो एज ऑफ इम्पेरियलिज्म है, जो ये स्पर्धा, ये कंपटीशन होने लगा कि यस कॉलोनी बना रहे हो, तुम वहाँ पर रूल कर रहे हो, दैट इज इम्पेरियलिज्म। ये 1860 के बाद स्टार्ट हुआ है, बात समझे ना, जहाँ पे बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स क्या करें, कॉलोनी बना रहे हैं दूसरे कंट्री में जाके, दूसरे कंटिनेंट में जाके। देखो टर्म जो, देखो ये जो शब्द है इम्पेरियलिज्म, ये बताओ 1500 का ही दिया गया है। यहाँ बाबर भी नहीं आए थे अभी तक। टू रिफ्लेक्ट द पॉलिसी ऑफ कंट्री सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस हु एक्सपेंडेड इनटू अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये 1500 के टाइम में ही दिया गया एक टर्म है। इसके हिसाब से क्या है कि क्या क्या पॉलिसीज़ होगा जब ये कंट्री कॉलोनी बना लेगा, यानी कि अफ्रीका में जब बन गया, अमेरिका में बन गया, तो वहाँ पे जो रूल करेगा, ये रूल का जो प्रक्रिया होगा यही इम्पेरियलिज्म कहलाएगा। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, यही बाद में भी जाके 1850 के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। जब हम देखते हैं कि इंडिया के साथ भी क्या हुआ,
जानते हो कि 1850 के बाद ही हुआ है, 1857 का रिवोल्ट होना, उसके बाद आगे बढ़ना बाद। इंपेरियलिज्म रिफर्स टू द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। देखो देखो कितना बढ़िया है, इंपेरियलिज्म मतलब हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, विच मेड इट नेसेसरी टू फाइंड न्यू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। अब हम रूल बना रहे तो रूल बनाएंगे तो मार्केट का बात करेंगे ही उसमें, ताकि हमको फेवर हो, हम तो बस मेरा ही इंटरेस्ट छुपा रहेगा उसमें, यानी कि जो रूल कर रहा है उसी का इंटरेस्ट छुपा रहेगा। तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। और क्योंकि यूरोपियन पावर पूरी तरीके से क्या है, कैपिटलिज्म बेस्ड ही इकोनॉमी है, वो हमेशा वही फैलाएगा, वही चीज कॉन्सेप्ट फैलाएगा। वही कह रहा है कि इंपेरियलिज्म का मतलब है हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि बहुत जरूरी था, सो डैट यू विल हैव मार्केट्स एज वेल एज रिसोर्सेज। बात समझे ना। द थ्योरी ऑफ नेसेसरी एक्सपांशन ऑफ कैपिटलिज्म आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट्स वेर शेयर्ड बाय लेनिन एंड रोजा लग्जमबर्ग। ये बोला क्या जरूरी है, इसके पीछे का क्या थ्योरी, क्यों जरूरी है कि कैपिटलिज्म एक नेशन स्टेट से हट के दूसरी जगह पे जाए। ठीक है, इस चीज़ को शेयर किया था बाद में बड़े बड़े जो लोग थे, लेनिन एंड रोजा लग्जमबर्ग, ये किए थे। और वहाँ पे कैपिटलिज्म का क्या परिभाषा होता है, कैसे ये यूरोपियन कंट्रीज़ में डेवलप्ड हुआ, ये सब इस चीज़ के बारे में, थ्योरी के बारे में लिखे थे। जो कि देखते हो अभी का वो एकदम नॉर्मल नेचुरल ट्रेंड है, कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में लड़ाई भी हुआ है, जानता है, एक लंबा, जैसे कि हम कोल्ड वार का बात करते थे, यही दो आइडियोलॉजी के बीच में लड़ाई हुआ है। अब हमने पहला जाना कि हमने कोलोनिज्म क्या है, फिर हमने इंपेरियलिज्म जाना। अब हम जाने यानी कि ये अब वर्ल्ड वार होने से पहले यूरोपियन कंट्री में क्या स्थिति रहा उस समय, ये हम जान रहे हैं। अब देखो इकोनॉमिक मार्केट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएट द नीड अमंग द यूरोपियन कंट्रीज टू फाइंड न्यू मार्केट्स टू देयर इंडस्ट्रियल गुड्स। आई होप सो समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब यही है, क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को अब मार्केट देखना ही होगा अपने गुड्स के लिए, क्योंकि गुड्स है एक बार में मास लाइन असेंबली प्रोडक्शन हो रहा है, तो मार्केट चाहिए उसको बेचने के लिए। सिमिलरली दे हैव टू फाइंड रॉ मटेरियल भी चाहिए, यही है फिट करने के लिए हमको बहुत सारा रॉ मटेरियल, कॉटन चाहिए हमको, तब जाके कपड़ा बनेगा। द डुअल नीड, जो डुअल नीड है दोनों ही, मार्केट भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, पुश द यूरोपियन कंट्रीज टू कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है। और इस बहाने क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल कंट्रोल तुम्हारे एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में हो रहा है, समझे ना। ये कॉलोनी डुअल पर्पस को फुलफिल करने के चक्कर में वर्ल्ड कॉलोनी बन गया इकोनॉमिक मार्केट। चौथा नंबर देखो, इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। सही बात है, कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट होगा तो उसका भी बहुत असर पड़ेगा। तो एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड इम्प्रूव्ड इन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मराना कंपास आ गई, ये वो आ गया, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत ज़्यादा बेस्ट हुआ। देखो जैसे स्टीमशिप, अब स्टीमशिप्स है, रेलवेज है, रोडवेज है, सब इंप्रूव होना शुरू हो गया, यानी कि मोबिलिटी और तेज़ी से बढ़ जाएगा। दिस हेल्प इंपेरियलिज्म टू हैव अ फर्म होल्ड ओवर द कन्क्वायर्ड टेरिटरी। अब जब अच्छे से कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो एक रिसोर्सेज अपना जो भी कन्क्वायर्ड एरियाज़ है, तुम्हारा जो भी तुम्हारा कन्क्वायर्ड टेरिटरीज है, एक जगह से लेके दूसरी जगह पर रख दोगे, मार्केट बनाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अपना काम करोगे, तो कम्युनिकेशन और इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जिससे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सुधरा, उससे कहीं ना कहीं और होल्ड बढ़ गया ये यूरोपियन पावर्स लोग का, जो भी उसका कॉलोनीज रहा है। अब देखते हैं कि राइज ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। देखो ये भी तो जानते हैं, ये तो बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने देखा है कि इंटेंस नेशनलिज्म, मैड नेशनलिज्म जर्मनी में देखा, हमने फ्रांस में देखा। तो 19th सेंचुरी बाबू ऐसा पीरियड जहाँ पे इंटेंस नेशनलिज्म है, कुछ ज़्यादा ही नेशनलिज्म है। मैनी नेशन डेवलप मीथ ऑफ सुपरियरिटी ओवर अदर पीपल। बहुत सारे नेशन तो इसलिए डेवलप हुए कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारा रेशियल, वही जैसे वाइट मैन बटन कहते थे, तो ये मिथ था कि नहीं था। इस मिथ से कि हम ज़्यादा सुपेरियर है, और उस हिसाब से नेशंस बन रहे हैं। ईच कंट्री वांटेड टू हैव कॉलोनीज टू एड इट्स प्रेस्टीज एंड पावर। उस समय कॉलोनी बनाना मतलब प्रेस्टीज बनाना, पावर बढ़ाना। जाहिर सी बात है कि कंपटीशन में लोग दौड़ेगा ही कॉलोनी बनाने के लिए। जैसे राइटर एंड स्पीकर इन इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी ओपन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द आइडिया ऑफ इंपेरियलिज्म। बताओ, राइटर्स और स्पीकर्स इंग्लैंड में, हाँ, जर्मनी और फ्रांस और जर्मनी में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवाया जा रहा है कि इंपेरियलिज्म किस हिसाब से होना चाहिए। समझ आइए, मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू जाए तेल लेने, कुछ नहीं है। यानी कि यहाँ पे जस्टिफाई किया जाए कि इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म बहुत अच्छा चीज़ है। देखो आज के समय में किसी कंट्री को गुलाम बनाना, सोचना भी अनइथिकल चीज़ है, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। किसी का घर लूट के हम खा रहे हैं, कोई अच्छा बात है ये, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। उस समय फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सब बन रहे हैं, ये सब बड़े बड़े कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में।
यूरोपियन कंट्रीज टू ग्रेट प्राइड इन कॉलिंग द टेरिटरी एम्पायर। बताओ, बहुत प्राइड लेता था, बोलता इंडिया किसका है, तो ब्रिटेन का है, खूब प्राइड। कॉलोनी बनाया, हमारा है, ठीक है। द सिविलाइजिंग मिशन, ये जानता है कि जो सिविलाइजिंग मिशन है कि सबको बाबू ये सब बेकार भूखा नंगा है, इसको शिक्षित करो, अनपढ़ है शिक्षित करो। देखो, इन द माइंड्स ऑफ मैनी यूरोपियंस इम्पीरियस एक्सपेंशन वॉज अ वेरी नोबल। अब बहुत सारे लोग के लिए नोबल भी था, नया चीज़ था। जैसे एग्जांपल ये कह रहा था कि इससे क्या हुआ कि हम सिविलाइजेशन बैकवर्ड जो पीपल है, जो दुनिया का बैकवर्ड पीपल है, जो झाड़पात के पीछे रहता है, कुछ करता उड़ता है नहीं, उसको नया हम दिया दिखाएंगे, ठीक है ना। एक्सप्लोरर एंड एडवेंचर्स एज वेल एज मिशनरी हेल्प इन स्प्रेडिंग इम्पेरियलिज्म। और जानता है कि वास्को दा गामा से लेके जितने भी है तुम्हारे एक्सप्लोरर एडवेंचर्स जितने भी है, सबने प्रयास किया कि मिशंस क्रिश्चियन मिशनरी बढ़ा के, है ना, इम्पेरियलिज्म को और बढ़ाया जाए। जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी फैलेगा वहाँ वहाँ उसका गढ़ बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन के साथ सॉफ्ट पावर जुड़ जाएगा, वो सिंपल सी बात है। तो और क्या क्या हुआ है देखो, डैट वेरियस कॉजेस लेड टू द फर्स्ट हुआ। अब तुमने समझा, पहला जो बताए थे, पहला तुमको पूरी तरीके से बताया कि वर्ल्ड वार होने से पहले यूरोप में क्या कंडीशंस हैं, यही कंडीशंस काम करेगा। सिविलाइजिंग मिशन सब उठ के जा रहा है सिविलाइज करवाने के लिए जो बैकवर्ड पीपल है वर्ल्ड का। उससे पहले देखो एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मैड रेस है, इस कॉलोनी बना लेंगे तो इज्जत पावर बढ़ जाएगा, एक्सेसिव नेशनलिज्म। उससे पहले देखो कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट होना, यानी कॉलोनीज को और अच्छे से बना लेना। ऊपर देखो इकोनॉमिक मार्केट, इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये सभी पाँच छः चीज़ जो है वो यूरोप का पहले का स्थिति है। अभी कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा वर्ल्ड वार हो गया। देखो अब देखो यहाँ से बाबू एकदम बढ़िया से फोकस करना, ठीक है ना। अब देखो सिस्टम ऑफ अलायंस, इसके बारे में जानते हो, मैंने बताया था कैसे अलायंस बना है सबके बीच में। और अलायंस बना है तो जानते हो कितना फूक के कदम रखा है बिस्मार्क ने। देखो वही चीज़ सब चीज़ बता दिया जाएगा यहाँ पे। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज वॉज द सिस्टम ऑफ सीक्रेट अलायंस। सीक्रेट अलायंस हो रहा है, चोरी चुपके हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है, अपना अपना इंटरेस्ट की वजह से। बिफोर 1914 यूरोप वॉज डिवाइड इंटू टू कैंप। जानते हो 1914 से पहले दो कैंप में था, ट्रिपल एंटोंट और ट्रिपल अलायंस, है ना। यही दो ब्लॉक झगड़ा किया है एक दूसरे से। यूएस कैसे एंट्री हुआ वो भी जानते हो। इट वॉज जर्मनी विच क्रिएटेड द डिवीजन इन यूरोपियन पॉलिटिक्स बिफोर द वर्ल्ड वार। ये जर्मनी है जो रिस्पॉन्सिबल है ये दो ब्लॉक बनने का। हमने जाना है कि एक तो सीक्रेट अलायंस आप बना रहे थे, कभी इधर टूट जाता था कभी उधर बना लेते थे, या फिर रशिया को छोड़ दिए तो ऑस्ट्रिया को रखे आपने हाथ में। देखो एग्जाम्पल दिया गया, 3 एम्पायर लीग इन ऑर्डर टू आइसोलेट फ्रांस को तो हर समय आइसोलेट करने का प्रयास करेगा ही करेगा। जर्मनी एंटर इनटू अलायंस विद ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस आया पहला। बिस्मार्क फॉर्म द 3 एम्पायर्स लीग बाय मेकिंग अलायंस। अब फिर उसके बाद 3 एम्पायर वो बनाया था, जानते हो 3 एम्पायर लीग बनाया था जिसमें रसिया को भी ले लिया। अभी ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ, जर्मनी एक साथ। क्यों? क्योंकि जर्मन पीपल है इसमें सब बोलने वाले। और अब रसिया को भी ले लिया, मगर रसिया को छोड़ना पड़ा था बाद में, जानते हो। देखो ट्रिपल अलायंस। लेटर जर्मनी डिड नॉट केयर फॉर रसिया, केयर नहीं किया क्योंकि विलियम वाला जो दूसरा आ गया, सक्सेसर आ गया उसका, एंड हेंस रसिया लेफ्ट, रसिया चला गया। बट जर्मनी कंटिन्यू इट्स अलायंस विद ऑस्ट्रिया अलोन, अकेले ऑस्ट्रिया के साथ तो है। इसी को बोलते हैं डुअल अलायंस, समझ गए। यानी कि अलायंस वाला ये अलायंस वाला सिस्टम तो बन रहा है, यही बाबू बाद में बीज बोएगा। आफ्टर इटली ज्वाइन इन दिस अलायंस, फिर इटली आया ज्वाइन करने के लिए, एंड बाद में जाके ट्रिपल अलायंस बन गया, ठीक है। रसिया उस तरफ फ्रांस की तरफ चला गया। अब देखो फ्रैंको रशियन अलायंस। देखो इन द मीन टाइम रसिया बिगेन टू लीन टुवर्ड्स फ्रांस। ये बीच में जैसे ही ये छोड़ दिया उधर फ्रांस दे रहा है पूरा। हाँ बोल तो दिए ट्रिपल एंथोन आएंगे थोड़ी देर में। अभी फ्रैंको रशियन अलायंस। मीनवाइल क्या हुआ कि रसिया को छोड़ दिया गया, रसिया उधर चल गया, फिर रसिया भी अपना लाइक माइंडेड देखेगा तो फ्रांस दे दिया उसको मौका। तो रसिया बिगेन टू लीन टुवर्ड्स फ्रांस, फ्रांस की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और 1894 में याद कर लो, देयर केम फ्रैंको रशियन अलायंस अगेंस्ट ऑस्ट्रो जर्मन अलायंस। बताओ जिसके साथ थे उसके अगेंस्ट हो गया। 2 ब्लॉक का हुआ यहाँ पे। इटली बाद में ज्वाइन किया है, ट्रिपल अलायंस फॉर डिफरेंट। अभी जर्मन
अभी जर्मन और ऑस्ट्रो का जो अलायंस है, ऑस्ट्रो जर्मन का जो अलायंस है, उसको काउंटर करेगा तुम्हारा ये वाला फ्रैंको रशियन जो अलायंस है। Yes. अब देखो ट्रिपल एंटोंत कैसे आया, देखो इट वाज एट दिस टाइम इंग्लैंड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडिड आइसोलेशन। यही समय था जहाँ पे पूरी तरीके से इंग्लैंड अकेला अपना आइसोलेशन वाला पॉलिसी फॉलो कर रहा था, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। शी ऑल्सो फेल दैट शी वॉज ऑल अलोन, फर्स्ट शी वांटेड टू ज्वाइन विथ आर्मी विथ जर्मनी। ये उस समय क्या फेल कर, उस अकेले हैं, इंग्लैंड क्या है, अकेला है। फर्स्ट शी वांटेड, पहला मैं चाहता था कि वो जर्मनी को हेल्प करे, वो जर्मनी के साथ अलायंस बनाए, पहला जो चाहता था इंग्लैंड, क्योंकि जानते हो जर्मनी बहुत बड़ा मार्केट है, ये भी समझो ना, और फ्रांस के साथ फ्रेंच टक्कर जो है ब्रिटेन। टक्कर है। और जर्मनी सबसे बड़ा मार्केट है, यही कारण है कि जब हम देखते हैं वुड्रो विल्सन का जो 14 पॉइंट्स का प्रोग्राम जब वो रखता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, उसको हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने क्या रखा था कि पूरी तरीके से क्रश मत करो, हमारा नेवल सुप्रीमेसी रहे, साथ साथ जर्मनी को इतना भी मत गिराओ कि हमारा मार्केट ही बर्बाद हो जाए। यस, ये बात किए थे तो शुरू, क्योंकि जर्मनी बहुत बड़ा मार्केट है ये। व्हेन दिस बिकेम अ फेलियर, मैं ये जब कोशिश प्रयास नहीं हुआ, सी एंटर इनटू अलायंस विद जापान, जापान के साथ अलायंस में आ गया एक्चुअल में इंग्लैंड। देखो ये चीज़ तो तुम लोगों को नहीं बताए थे 1902 में, अब देखते जाओ, और फिर जापान से पूर्णा से किसको, यूएस को। तो देखो अब क्या क्या होगा, स्थिति क्या क्या आएगा, कब फिर बनेगा टूटेगा। देखो 1902 में जापान के साथ हुआ। इन 1904 सी मेड अलायंस विद फ्रांस। अब 1904 में 2 साल बाद फिर फ्रांस से आया, और 1907 में रसिया आ गया अलायंस में, तो सब आ गया जो चाहिए था। और यहाँ पे ट्रिपल एंटोंत बन गया, जापान भी है इसमें। जापान का फ्यूचर क्या हुआ देखेंगे। 10 यूरोप वाज, तो 2 कैंप बन गया यहाँ पे, उधर ट्रिपल अलायंस है, ट्रिपल एंटोंत। जापान के साथ अकेला वाला जो किया था, अकेला वाला तो अलायंस कर लिया इसने 1902 में। द सीक्रेट नेचर ऑफ दिस अलायंस इज ब्रॉट अबाउट द, ये जो चोरी छुप के जो बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, यही रीजन है कि कन्फ्रंटेशन हो गया। एक ये भी ब्लॉक तैयार है, एक ये भी ब्लॉक तैयार है, लड़ लेगा ये। तो पहला समझे कि ये सिस्टम ऑफ जो अलायंस है, सिस्टम ऑफ सीक्रेट अलायंस है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि 2 बड़ा धड़ा तैयार हुआ और दोनों ही पावरफुल है, आमने सामने आ जाएगा, एक रीज़न रहा। दूसरा रीज़न क्या है कि मिलिट्रिज्म। कंट्रीज इन यूरोप हैड बीन इंक्रीजिंग देयर आर्मीज एंड नेवी। सब अपना कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज अपना आर्मी बढ़ा रहा है, पैसा जो कमा रहा है पूरा आर्मी पे इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है वहाँ पे, समझे ना, नेवल सुप्रीमेसी दिखाने का प्रयास कर रहा है। दिस वॉज द मेन रीजन फॉर यूनिवर्सल फियर। सबको डर लग रहा है, हेट्रेट है, सस्पिशियन है, बहुत सारे पे क्या भरोसा हमको ही कब अटैक कर दे, इसलिए सब अपना अलायंस बना रहा है सब। जैसे कि मान लो कि इधर साउथ चाइना सी में जब चाइना इधर भपकी देता है तो लाइक माइंडेड कंट्री एक साथ क्वाड करता है कि नहीं करता है, भले ही वो कुछ करे नहीं करे, मैं डर तो क्रिएट हो जाता है ना। यही चीज़ है कि ये भय का स्थिति था पूरी तरीके से, पूरा नफरत का स्थिति है, पूरा संख्या वाला स्थिति है पूरा यूरोप में। इन यूरोप इंग्लैंड एंड जर्मनी वेर सुपेरियर नेवी, जानते हो जर्मनी रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो एरिया लिया था, डचीज वाला एरिया लिया था, इसीलिए नेवल बेस बनाने के लिए अपना, ये भी जानते हो बिस्मार्क में जो लिया था, होना ही चाहिए तुम लोग को। 1866 वाला जो था वो लिया था ना जी। तो इंग्लैंड और जर्मनी सुपेरियर था नेवी में। दिस टू देयर वर कंपटीशन बिटवीन दिस 2 कंट्रीज इन नेवल आर्मामेंट्स। तो जो 2 नेवल बेस पावर है यूरोप में, चाहेगा कि हम बेस्ट हो, तो बेस्ट के चक्कर में दोनों और बढ़ा रहा है, और तेज़ी से बना रहा है अपना वेपन्स वगैरह सब। फॉर एवरी शिप बिल्ड बाय जर्मनी 2 शिप्स वर बिल्ड बाय, एक शिप जर्मनी बनाता था तो 2 शिप इंग्लैंड बनाता था। जैसे बाद में कोल्ड एरा में, ये जो तुम्हारा कोल्ड वॉर एरा में क्या हुआ, जैसे रसिया और साउथ यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जब होता था कि एक सैटेलाइट वो छोड़ रहा था, 2 सैटेलाइट ये छोड़ रहा है, ऐसे ही हुआ था, पता नहीं। तो यही हो रहा है कि जर्मनी एक बना रहा है तो ये 2 बना रहा है इंग्लैंड, दिखाने के लिए कि तुमसे ज़्यादा पावरफुल है हम। तो बात समझे, ये मिलिट्रिज्म है, यानी कि मिलिट्रिज्म भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अब ज़्यादा बनाओगे तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कन्फ्रंटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो नैरो नेशनलिज्म तो हुआ ही, नेशनलिज्म अपने जगह तक ही सिमट गया ये लोग का, अपना नेशनलिज्म है। यू शुड रेस्पेक्ट नेशनलिज्म एज वेल एज यू शुड रेस्पेक्ट द नेशनलिज्म अदर्स ऑल्सो, दूसरा का भी करना चाहिए, तो ये नहीं रहा। देखो इट वॉज ऑल्सो कॉज फॉर द वार, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि नैरो नेशनलिज्म हुआ है। द लव ऑफ द कंट्री डिमांडेड द हेटेड ऑफ अनदर, इतना प्यार हो गया तुमको एक कंट्री से कि दूसरे कंट्री से नफरत हो जा रहा है ना। अब बताओ, ये तुमको कोट कर दे एथिक्स के पेपर में, तो तुम ये सब चीज़ कोट कर सकते हो कि क्या हुआ था यूरोप के पॉलिटिक्स में।
नहीं आ सकता इस तरह का। द लव ऑफ द कंट्री डिमांडेड द हेटेड ऑफ अनदर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यही क्या है शक्ति का इच्छा भी करना बनाना बात समझे ना। तो इसको फिर यूरोपियन पॉलिटिक्स से जोड़ के बहुत अच्छा लिख सकते हो, और नीड ऑफ द आवर क्या है वो भी लिख सकते हो। तो इसमें भी एथिक्स का ढूंढो तुम लोग एंगल, एथिक्स का एंगल लेते चलो। फॉर इंस्टेंस लव ऑफ जर्मनी डिमांडेड द हेट्रेड ऑफ फ्रांस। अब जर्मनी में लव हो रहा है, यानी कि फ्रांस के लिए बाबू हेट्रेड है वो। लाइकवाइज द फ्रेंच पीपल हेटेड द जर्मन पीपल, वाइस वर्सा। इन ईस्टर्न यूरोप, अब ईस्टर्न यूरोप में क्या चल रहा है तुम लोगों को पता है कि सर्बिया में क्या चल रहा है, टर्की में क्या स्थिति है, ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, ये जो कंट्रीज सब है। ईस्टर्न क्वेश्चन वाला हाँ, ईस्टर्न क्वेश्चन वाला जो सवाल था। इन ईस्टर्न यूरोप नैरो नेशनलिज्म प्लेड अ ग्रेट रोल। स्लेविक पॉपुलेशन बनाएंगे, देखो ये सर्बियन हेटेड ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ सर्बियंस सपोर्ट बाय योर रशिया हेटेड ऑस्ट्रिया हंगरी, दोनों जगह स्लेविक पॉपुलेशन दोनों रीजन का बहुत ज़्यादा फेमस है। समझ में आ रहा है अंकित क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे तुमको अल्साई का लोरेंग जो बताएंगे उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्साई का लोरेंग फ्रांस से उठा के ले लिया जर्मनी ने, और फिर बाद में ये छीन लिया उसको आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये भी जानते हैं। देखो द डिजायर फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस टू गेट बैक अल्सेक एंड लोरेन वाज आल्सो कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। लाइक वो एरिया उसका था, फ्रांस का था, जर्मनी ले लिया उठा के। क्यों? क्योंकि जब बगावत हुआ था 1871 में, फ्रांस को जब हरा दिया बैटल ऑफ सेडान में, जानते हो कि साउदर्न वाला रीजन से जर्मन से क्या हुआ था, बगावत हुआ था। बिल्कुल। तो इस चीज़ का भी था कि यार हमको एरिया मिलना चाहिए वापस, फ्रांस लोग से। तो वहाँ पे नेशनलिज्म, और वहाँ पे नेशनलिज्म हो जाएगा मैड नेशनलिज्म, दैट इज हेटेड फॉर जर्मन पीपल। नंबर 1 इट वॉज बिस्मार्क। देखो वो बिस्मार्क था जिसने अल्से का लोरेन फ्रांस से लिया था और एनेक्स किया था 1871 में, लिखा है। देखो रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारा एनिमोसिटी, गुस्सा, टसल्स बिटवीन दिस टू कंट्रीज। गुस्सा आएगा ना, हमारा ज़मीन ले लिया यार, हमारा कोई ज़मीन ऊपर ले लेता है, चाइना ले लेता है, तो कितना असर पड़ता है। इट वॉज द रीजन दैट फोर्स जर्मनी टू टेक स्टेप्स टू आइसोलेट फ्रांस बाय मेकिंग अलायंस विद। अब यही सब रीजन था कि क्या बड़ा फिर ये फ्रांस कब जग के आके अटैक कर दे, इसलिए जर्मनी ने और संभव प्रयास किया कि उसको आइसोलेट ही कर दे, और उसके लिए सिस्टम ऑफ अलायंस बनाया उसने। बात समझ रहे हो ना? तो ये सभी रीजन हैं, यानी कि नैरो नेशनलिज्म, यानी कि अपना कंट्री इंटरेस्ट देखने के चक्कर में दूसरा कंट्री को मार दिया आपने। अल्साई का लोरेन का जो दिया एग्जाम्पल, और फ्रांस और ये जर्मनी पूरी तरीके से काउंटर करेगा एक दूसरे को। अब देखते हैं विलियम टू, ये भी इसके बारे में मैं तुमको बोल ही दिया हूँ, इसके बारे में बोल रहा था। जो एम्पायर जर्मनी का, वो खुद एक बहुत बड़ा रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, है ना। ये चाहता है कि जर्मनी और स्ट्रॉन्गर पावर बने, एंड ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू मैनी, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, गो फॉर टेरिटोरियल एक्सपांसन। इसलिए बिस्मार्क छोड़े भी थे। ही वॉज मिस्टेकन इन असेसिंग ग्रेट इन, अब इसने ग्रेट ब्रिटेन का स्ट्रेंथ नहीं पहचान पाया, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, वो अलग है, नेवल बेसेस सब इंजॉय कर रहा है, जगह भी वैसा है। ये चीज़ इसने भाप नहीं पाया अपना कंट्री के लिए, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया विलियम टू का। इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रिटिश कैरेक्टर बाय विलियम टू दैट वाज रिस्पॉन्सिबल। यही कि आप ब्रिटिश कैरेक्टर ठीक समझ नहीं पाए, ब्रिटिश का कुछ अलग रीज़न है इतना बड़ा। आप ब्रिटिश को आप बराबर होना चाहते हैं ब्रिटिश के, आप चाहते हैं कि आप भी इतना फैल जाओ जितना ब्रिटिश फैला है, तो वो होने वाला नहीं है, आपका कंडीशन डिफरेंट है। ये नहीं पता कर पाया विलियम टू ने। अब देखो पर्शियन स्पिरिट, द स्पीड बाय जर्मन वाज आल्सो कॉज ऑफ वार। अब जर्मनी वाला जो स्पीड था कि यस पर्शिया इतना पावरफुल हो गया, गो फॉर ये वो, ये भी रीजन बना। द पर्शियन वर टॉट दैट वार वाज लीगल इन द वर्ल्ड। पर्शियंस को सिखाया गया, जो जर्मनी को जो लीड कर रहा था पर्शियन यानी कि जर्मन पीपल को सिखाया कि यस वार होना बहुत ज़रूरी है, लीगल है, वो भी कानूनी है वार, कोई बात नहीं, अच्छा चीज़ है, समझे ना। हाँ बिल्कुल। वार वाज नेशनल इंडस्ट्री ऑफ पर्शिया। बताओ, वार होना तो एक नेशनल प्राइड है, इंडस्ट्री है, झगड़ा होगा ही, क्योंकि ये इसका एक्सपीरियंस था तीनों वार में। देखो जिस तरह बिस्मार्क ने लीड किया पर्शिया को। द यंगर जनरेशन ऑफ जर्मनी वाज इंडोक्ट्रिनेटेड विद सच अ फिलोसफी वार। जो नए यंगस्टर है उसे बोल दिया कि गो फॉर वार, लड़ो, लीगल है, वर्ल्ड को जीतना है। तो गलत भावना, जैसे कि अभी बोलते हैं ना इसको नक्सल को या फिर टेररिस्ट लोग को, यही ना भर दिया जाता है कि मार दो, जिहाद हो जाएगा, अल्लाह मिल जाएंगे। गलत धारणा, जबकि कभी भी इस्लाम गलत चीज़ सिखाता नहीं है, मगर इंडोक्ट्रिनेट कर देना, माइंड पॉइजनस कर देना। अब देखो पब्लिक ओपिनियन भी जान ही रहा है। द पोजिशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन बाय द न्यूज़ पेपर ऑल्सो अ कॉज। जो पब्लिक ओपिनियन जिस तरह न्यूज़ पेपर जो अपना कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, या फिर न्यूज़ पेपर पढ़ने से पब्लिक ओपिनियन बन रहा था, या पब्लिक ओपिनियन को न्यूज़ पेपर रिफ्लेक्ट कर रहा था।
ऑफन द न्यूज़ पेपर ट्राई टू इन्फ्लेम नेशनलिस्ट फीलिंग बाय मिसप्रिंटिंग द सिचुएशन इन अदर कंट्री। अब बताओ, न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा तुम मैनिपुलेटिव चीज़ लिख दिया कि लोगों का दिमाग तुम वो कर रहा है। देखो जर्मनी ने क्या किया, ले लिया वो जगह, खूब प्राइड कर रहा है। जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ, हम लोग खूब खुश टेलीविजन में आज तक में देख रहे हैं, ये वो डिंगनाबाजी चल रहा है, हम लोग बोले वाह क्या किए हैं मोदी जी, बदला ले लिए। यार बदला तो बराबर कंट्री से लिया जाता है, बस सही है, हाँ, ये सही बात ये भी सोचना होगा ना। तो हम तुमसे क्या बदला लेंगे? बदला लेना है तो हम अपने लेवल का आदमी से लेंगे ना। है। चाइना से बदला लेके दिखाओ तब ना हम मानेंगे। उसके लिए तो तुमने कभी तुमने प्रदर्शन ही नहीं किया। इतने देखो पुलवामा में हमारे लोग मरे, उसको पूरा मिला हाईलाइट। हमारे जो गैलवन वैली में जो शहीद हुआ उसके बारे में कोई चर्चे नहीं है, तो आप वो भी समझ जाओ। तो एम्बेसडर एंड कैबिनेट मिनिस्टर एडमिटेड द सेंसलेस एटीट्यूड ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर इन देयर ओन कंट्रीज। जो एम्बेसडर थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर सब थे, ठीक है, कोई एटीट्यूड नहीं, सेंसलेस एटीट्यूड है न्यूज़पेपर को लेके अपने कंट्रीज में। यानी कि न्यूज़पेपर जो सतर्क भी कर रहा है कि ऐसा मत करो, उसके छोड़ो ना यार, करेंगे मैंने मतलब कोई वही नहीं कर रहे हो, न्यूज़पेपर को भी कुछ नहीं समझ रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग तो इंटेलेक्चुअल भी होते हैं जो वार्न करते हैं कि इस तरह का चीज़ सही नहीं है। तो न्यूज़पेपर में जो आपको रोकने का प्रयास कर रहा है इंटेलेक्चुअल लोग, जो क्रिटिक लोग हैं, वो आपने कोई भाव ही नहीं दिया। अब देखो ये ट्रिंटिनो क्या है, देखो ये समझना होगा तुमको। ट्रिंटिनो जगह का नाम है। जो इटली, देखो इटली भी चाहता था कि हाँ उसका लैंड मिले, जानते हो। देखो डिजायर ऑफ इटली टू रिकवर द ट्रिंटिनो, इसका एरिया था ट्रिंटिनो। मैप में देखो जरा ट्रिंटिनो क्या कहाँ पे एरिया है इटली का। इटली चाहता था कि ये एरिया ले। तुम लोग गूगल से खोल के देखो जरा कि ट्रिंटिनो का लोकेशन क्या है, जगह है जो इटली चाहता था लेना। ट्रिंटिनो तुम देख रहे हो नोट जो पढ़ा रहे हो, वहाँ तक पहुँचा तुम? देखो द ट्रिंटिनो, द डिजायर ऑफ इटली टू रिकवर द ट्रिंटिनो एंड द एरिया अराउंड द पोर्शन ऑफ ट्रिस्टी वॉज ऑल्सो कॉज फॉर द वार। ये चाहता था कि जो ट्रिस्टी जो जगह है और ट्रिंटिनो है, वो चाहता था कि वो एरिया इटली ले ले वापस। देखो जरा ट्रिंटिनो एंड ट्रिस्टी दोनों ही एरिया देखना जरा। हाँ मिला, सब बच्चे लोग को दिखाता है। ट्रिस्टी दिखाओ जरा, इधर आके दिखाओ जरा, जल्दी जल्दी बी क्विक। मैं रिकॉर्ड में हूँ यहाँ, टाइम लैग नहीं होना चाहिए इतना। ये है एरिया, हाँ ट्रिस्टी। अच्छा क्या फ्रांस के आसपास ही है ना? फ्रांस में, अच्छा चलो ठीक है, इतना ही जानना था। बात समझ गया ना तुम लोग? तो ये एरिया है, ये चाहता था कि इटली रिकवर हो। द इटालियंस कंसिडर दैट दिस एरियाज वर इनहेबिटेड बाय इटालियन। इटली को लगता था, सिंपल सी बात, हाँ देख लेना, अभी दिखा देंगे फिर से। अभी देखो, हाँ वो एक भेज दो, APSC ग्रुप पे भेज दो, ठीक है। सुनो बात को, ठीक है अभी भूल जाओ ना, वो बस इसीलिए दिखा रहे थे कि इटली का प्रॉक्सिमिटी है, वो बस एरिया दिखा रहे थे। देखो इटालियन समझता था कि ये जगह है, ये क्या है, ये हमारे इटालियंस लोग रहते हैं, तो वही बात है, हमारे लोग रहेंगे तो हमारा एरिया है। बट वो स्टिल तुम्हारा ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट था उस समय, वर्ल्ड वार से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी का हुकूमत था उस जगह पे। ये तुम्हारा दोनों ट्रेंटिनो और तुम्हारा ट्रिस्टी का कुछ हिस्सा में। दे क्राइड फॉर रिडक्शन ऑफ दिस एरिया टेरिटरी, जो चाहते थे कि ये एरिया हमारा हो जाए, इसलिए बहुत पागल हो गए थे इस एरिया को लेने के लिए। इटली ऑल्सो एंटर इनटू कंपटीशन विद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से कंपटीशन में भी आ गया था। एड्रियाटिक सी में जो मेरा है, यस आई हैव टू रिकवर। बस समझ रहे हो ना? देखो वहाँ बगल में है कि नहीं, एड्रियाटिक सी है कि नहीं, वहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को मैप में, ग्रीस से बगल में वहाँ पे। तो कंपटीशन में भी आ गया था। ऐसा ऑस्ट्रिया वॉज नॉट प्रिपेयर टू पुट अप विद द कंपटीशन, देयर अराउज बिटरनेस इन द रिलेशन ऑफ दिस टू कंट्री। ऑस्ट्रिया पूरा प्रिपेयर ही नहीं था इस कंपटीशन को लेके कि हमको इटली को चुनौती देना है, इसलिए दोनों में खटपट हो गया। और जानते हो कि ऑस्ट्रिया खटपट हुआ तो असर पड़ा है इस चीज़ को लेके, समझ रहा है ना? तो ये भी ट्रेंटिनो का भी बहुत बड़ा इशू था। एज ऑस्ट्रिया वॉज नॉट प्रिपेयर टू पुट अप विद द कंपटीशन, देयर अराउज बिटरनेस इन द रिलेशन ऑफ दिस टू कंट्रीज। तो बिटरनेस हो गया दोनों में। अब ईस्टर्न क्वेश्चन से टाइम कितना है? आज ईस्टर्न क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? टाइम हो गया है, ईस्टर्न क्वेश्चन बड़ा है। हाँ और हाँ ठीक इट्स
देखो ईस्टर्न क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाँ। कि ईस्टर्न यूरोप में क्या स्थिति था। देखो, इट वॉज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर द वर्ल्ड वॉर। दिस कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन इन द बाल्कन। बाल्कन का जो रीजन है, बाल्कन रीजन जानते हो, कल बताए थे कि बाल्कन में जो क्राइसिस है और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसने। मिस रूल ऑफ द टर्की रिजल्टेड इन डिसकंटिन्यू। जो टर्की का जो तुम्हारा ऑटोमन एम्पायर का जो था, इसने भी और ज़्यादा क्या हुआ, मामला को गड़बड़ कर दिया। देखो हुआ क्या, ये राइवलरी था बिटवीन ग्रीस, सर्बिया एंड बल्गेरिया फॉर द कंट्रोल ऑफ मैसेडोनिया विच हैड अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। अब देखो और अंदर घुस के बता रहा है ये तुमको कि यहाँ राइवलरी होता है ग्रीस में। देखो सब कंट्री बगल बगल है, ग्रीस, सर्बिया और बल्गेरिया, ये 3 कंट्री है। इन तीनों में क्या हो रहा है, राइवलरी हो रहा है, फाइट हो रहा है कि मैसेडोनिया क्या है, मैसेडोनिया में हमारे पॉपुलेशन है, मिक्स पॉपुलेशन था, सब पॉपुलेशन था, ये मैसेडोनिया वाला एरिया मेरा है। ये 3 कंट्री में हो रहा है। आप सब बाल्कन पेनिनसुला का हिस्सा है सब। अब देखो तो हुआ क्या, बोस्नियो एंड ये कल बताए थे जो बोस्नियो एंड हेर्जोगोविना जो तुम्हारा है, ये 2 जगह, इसमें क्या हुआ, ऑन द ओकेजन ऑफ बोस्नियो क्राइसिस रशिया सपोर्टेड सर्बिया। जब बोस्नियो वाला क्राइसिस आया तो रशिया सपोर्ट किया सर्बिया को। कल जान ही रहे थे हम, इस्लामिक पॉपुलेशन को जो कंट्रोल करना चाह रहा था। पैन इस्लामिज्म ऑल्सो क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। एक देश बनाना है, इस्लामिज्म वाला देश बनाना है, इससे और मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। द क्वेश्चंस बोस्नियो एंड हेर्जेगोविना इन द बाल्कन वाज आल्सो सिमिलर टू द प्रॉब्लम अल्साइक एंड लोरेन। जो अल्साइक एंड लोरेन का जो प्रॉब्लम था, ऑन द सिमिलर लाइन ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी हुआ है। हाँ, सेम प्रॉब्लम हुआ है। बोस्नियो एंड हेर्जेगोविना वेर गिवन टू द ऑस्ट्रिया हंगरी बाय द कांग्रेस ऑफ बर्लिन इन 1878। अब देखो ये बोस्निया एंड हेर्जेगोविना जो है तुम्हारा, ये किसको दिया था, ऑस्ट्रिया और हंगरी को दिया था। यानी कि ऑस्ट्रिया और हंगरी का कंट्रोल था यहाँ पे, और सर्बिया बार बार रहा है इस पैन इस्लामिज्म का रूप में। तो 1878 में जो कांग्रेस ऑफ बर्लिन था, उसने किसको दिया था, ऑस्ट्रिया और हंगरी को दिया था, बोस्निया और हेर्जेगोविना। एंड दिस वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय सर्बिया, क्योंकि यहाँ पे सर्बिक पॉपुलेशन सब थे। बात समझ रहे हो ना। तो बोस्नियो एंड हेर्जेगोविना स्ट्रॉन्ग एजिटेशन वाज स्टार्टेड इन सर्बिया। ठीक है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग एजिटेशन होना शुरू हो गया सर्बिया में। बात समझ रहे हो ना। स्ट्रॉन्ग एजिटेशन क्यों ना हो, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या है, ऑस्ट्रिया और हंगरी का पार्ट है, और सर्बियन पॉपुलेशन चाहते हैं कि इसको रखें हम। बात समझा। स्ट्रॉन्ग एजिटेशन वाज स्टार्टेड इन सर्बिया टू सेपरेट दिस प्रोविंस। यस, ऑस्ट्रिया हंगरी से हटाओ इसको और यूनाइट करो, सर्बिया के साथ लाओ, क्योंकि सर्बिक पॉपुलेशन नहीं है, ये हमारे पॉपुलेशन है। तो देखो अब इस तरह का जानबूझ के अंदर बनाया भी जाएगा, नेशनलिज्म वाला बात किया जाएगा इसमें। जैसे कि हम बात करते हैं ना यहाँ पे हम बात करते हैं कहाँ पे, जो पाकिस्तान का जो एक प्रोविंस है, कौन सा प्रोविंस है, नीचे वाला कौन सा प्रोविंस है, ये वाला पाकिस्तान का नीचे वाला, पाकिस्तान का नीचे वाला जो पार्ट है ना, तो पंजाब में 4 प्रोविंस का नाम बताइए तो। इस्लामाबाद, और नीचे वाला बताइए ना। तो फेमस है जहाँ पे फ्रंटियर गांधी काम किए थे, बताइए कौन एरिया है ये। कराची नहीं, बलूचिस्तान। हाँ, बलूचिस्तान रीजन में क्या होता है, लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है कि सेपरेट हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सिचुएशन सिमिलर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, दिस क्रिएटेड राइवलरी बिटवीन सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एंड दिस बिकेम वेरी कीन आफ्टर 1909। 1909 के बाद ये मामला और तुल पकड़ लिया, राइवलरी होना शुरू हो गया सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी में। सर्बिया आल्सो रिसीव मोरल सपोर्ट फ्रॉम द हर बिग ब्रदर। अब सर्बिया को रसिया का सपोर्ट मिल गया। एंड सर्ब्स और रशियंस बिलोंग टू, क्योंकि सर्ब्स और रशियन दोनों ही स्लेव रेस से बिलोंग करते हैं, और उसका पॉपुलेशन वहाँ पे है, और जो कि पूरी तरीके ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर है। ये बोस्निया और तुम्हारा जो हेर्जेगोविना है, समझ रहे हो ना बात को। इस तरह का बात है, देखो अभी फंस जाता है मुँह में सब शब्द, समझ गए ना। तो यानी कि किस तरह मामला क्या, बाल्कन क्राइसिस किस तरह हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इससे ज़्यादा बता दिए थे पिछले क्लास में, हाँ और क्लियर है। ओके फाइन, विल डू नेक्स्ट।